दिन तो कब का ढल चुका। कोई दिन भी नहीं ढला, सब कुछ वैसे ही है। तुम तो खुद अंधेरा करके बैठ गए। आपका बेटा बहुत बेबस हो गया। हालात ने मुझे दीवार के साथ लगा दिया। मैं तो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं था। जिस्म का हिलना जुलना कोई मायने नहीं रखता। दिमाग बंद होना खतरे की निशानी होती। इसी तरह सोए रहोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत सोचा, मैंने बहुत सोचा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम तंग गली में आ गए हैं मां, तंग गली में। इस तंग गली को क्रॉस करके तुम अपना मकसद पा सकते हो, जीत सकते हो तुम। जी। अभी तुम्हारी बीवी मौजूद है, उसके पास तुम्हारी बच्ची है। तुम माँ और बच्चे के रिश्ते को नहीं जानते। तुम अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी दो और बच्चे छीन लेने की बात करो। ये मानास तुम्हारे लिए वो बैंक साबित हो सकती है तो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। मगर तलाक के बाद मैं बच्ची कैसे ले सकता? क्यों नहीं मिल सकती? हम बच्ची की माँ को बुरी औरत साबित करेंगे, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आएगी। इससे बहुत पहले हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मगर माँ, वो तो बहुत मखरूर, बदमिजाज और इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं है। ये किताब देखो, उस प्रोफेसर की किताब है। जरा देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। मुझसे वो अक्सर कहती थी, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है, कुछ ऐसे पहचानी जाऊं आपके नाम से जानी जाऊं। प्रोफेसर के रखने की वजह से तुमसे शादी हुई थी उसकी। मानास को अपने से बचाने के लिए सब कुछ मानना पड़ता है जो तुम कहोगे। ठीक है, ठीक है। मैं जाता हूँ।
खामोश क्यों हो? बोलो ना। क्यों? तुम्हें बहुत जल्दी है? वक्त गुजरता जा रहा है। ये किताब तुम्हारी है? शायद तुम वहां भूल गई थी। तुम्हारे घर में भी कोई किताब होगी तो मेरी है। पढ़ लो। तुम जो कहना चाहते हो ना वो मैं पढ़ चुकी हूँ। मैं तुम्हें तलाक देने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन तुम्हारा हक महर अदा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद से खुला ले लो। वरना तो मुझे रिहा नहीं करेगा। कर सकता हूं, लेकिन उसकी कुछ कीमत होगी। देखो महनाज, अगर मैंने अदालत में तुम्हारे किरदार के बारे में बयान दे दिया तो तुम्हारी खानदान की इज्जत के साथ जो होगा सो होगा। बच्ची भी मुझे मिल जाएगी। और वैसे भी मेरी मां तो फारिग है बच्ची पालने के लिए। तो तुम पूरा प्लान बना कर निकले घर। मैं जिंदगी में हर काम प्लानिंग से करता हूं। इसीलिए आज तक कामयाब नहीं हुई। तो आज मैं क्या समझूं कि मैं फिर नाकाम हो गया? हाँ मिस्टर शकील, इसलिए कि प्रोफेसर वाले इल्जाम से मैं नहीं डरती, क्योंकि मैं मुजरिम नहीं। वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा उस्ताद और एक अच्छा शायर है। इतनी खूबियों वाले इंसान के सामने तो नजरें झुक ही जाती हैं चंद लोगों के लिए, मगर हमेशा के लिए नहीं। प्लीज 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 महनाज, तुम जानती हो कि इस शायराना और मुश्किल गुफ्तगू से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तुम जरा आसान लैंग्वेज इस्तेमाल करो। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? आसमान पर काली घटा छाई, फिजा में धुआं धुआं, कुछ नजर ना आ रहा। ऐसे दूर कहीं बिजली चमके, सिल्वर लाइनिंग। तो हम ये समझते हैं कि शायद रोशनी हो गई, दिन हो गया, मगर ये धोखा है लम्हे भर का। इसलिए कि बिजली के चमकने से अंधेरा खत्म नहीं होता। ये फैसिनेशन कहलाती है, या फिर शायद ग्रेजुएशन। इसी तरह जिंदगी में भी कुछ इंसान बिजली बनकर चमकते हैं, मगर फिर गरूर हो जाते हैं। महनाज, मुझे पैसे चाहिए, पैसे चाहिए मुझे, और हर कीमत पे चाहिए। देखो, अगर तुम कुछ और नहीं कर सकती तो कम से कम अपने अंकल से कहो कि मेरा 30 लाख वापस कर दे। उन्होंने मुझसे फ्रॉड किया। फ्रॉड? तो तुम उनके साथ क्या करने गए थे? बिजनेस। तो समझो वो तुमसे बड़े बिजनेसमैन निकले। महनाज, मेरे पास कुछ नहीं रहा। कंगाल तो मैं भी हो गई हूँ। तुम्हारे पास दौलत नहीं है और मेरे पास इज्जत। जिस लड़की को अपने ससुराल में जगह न मिले, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा बेइज्जत कोई नहीं हो सकता। देखो, ये सब कुछ मैं तुम्हें वापस कर सकता हूँ, सब कुछ वापस कर दूंगा। बस तुम मेरा मसला हल कर दो, मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। तुम गलत दरवाजे पर आ गए हो। मैं तुमसे तलाक लेने के लिए तैयार हूँ, और तुमसे खुला लेने के लिए भी, तुम्हारी खातिर बदनाम होने के लिए भी तैयार हूँ। अब बोलो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? जब तुमने फोन किया था तो मैं समझी थी कि शायद तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो, मगर तुम। प्लीज महनाज, प्लीज,
No emotional blackmailing. I have no sentiments for you. बस। मत बताओ वो बात जो मुझे शादी की रोज ही पता चल गई थी। I know you have no sentiments. तुमने क्या सोचा है ख्वाजा नियाज के खानदान के बारे में? मैं वही सोच रही हूँ, लेकिन मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है। दोनों पार्टियाँ अपने अपने स्कूल में बहुत मजबूती से बंद हैं। कौन सी पार्टियाँ? मैं सना और बेगम ख्वाजा नियाज की बात कर रही हूँ, यानी कि सास और बहू। फासले बहुत ज़्यादा हैं रेहान। तुम तो लंदन में इस सोसाइटी की मेंबर थी जिसमें खानदानी झगड़ों का फैसला करवाया जाता था। हाँ वो ठीक है रेहान, लेकिन जगह और हालात बदलने से लोगों को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। मैं दरअसल अपनी बहन की खातिर और ख्वाजा नियाज के एहसानों के बदले कुछ करना चाहता हूँ। इस घाट से अगर फसाद ख़त्म ना हुआ तो इसका असर ख्वाजा नियाज के कारोबार पर बहुत बुरा पड़ेगा। वो तो जाहिर सी बात है, अगर छोटा बेटा घर से अलग हो जाए तो कारोबार से भी अलग ही समझे। और महनाज का मसला भी बिगड़ता जा रहा है। शबाना का फ़ोन आया था, महनाज का शौहर शकील आया था, मिलकर चला गया है। उस वक़्त से महनाज बहुत परेशान है, कोई धमकी देकर गया है। रेहान ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग आपस में असाइनमेंट बांट लें? ख्वाजा नियाज से घर मैं ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, शकील वाला मसला मैं संभालता हूँ। अगर हम दोनों में से कुछ एक भी कामयाब हो गया तो? खुदा ने चाहा तो हम दोनों कामयाब होंगे। मैं अपनी फादर की रूह के सामने और अपने ज़मीर के सामने सुरखरू हो सकूंगा। बाकी क्या प्लान है? प्लान बनाने के लिए खून जलाना पड़ता है, ये जूसेस पी के प्लान नहीं बना करते। सही कहा तुमने, लाखों सितारों का खून होता है तो सुबह होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाँ जी, वैसे तो सब खैरियत है, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताओ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। वो कल शकील भाई आए थे घर पे। मेहनत को नहीं आया होगा। समझे तो हम भी यही थे, मगर क्या? बस वो आए और लड़ाई झगड़ा करके सबके साथ चले गए। खैर मैं आता हूँ जल्द से जल्द, तो आके देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। ओके ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ये तुम क्या कर रही हो? हटो आगे से, नजर नहीं आ रहा है? पैकिंग कर रही हूँ मैं। दोबारा का मसला हो गया क्या? नहीं, पुराना ही काफी था। बस देखो, ऐसे फैसले ऐसे नहीं करते। I thought everything was fine now. वही जख्म कैंसर बन गए जो सामने नजर नहीं आता। Will you stop already? देखो, बात इतनी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चंद दिनों तक मैं देख लूंगी। तब तक मेरा कनाल वाला घर भी खाली हो जाएगा, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं रह सकती जहाँ पर मेरी मर्जी ना चले। तुम्हारी मर्जी या तुम्हारा हुक्म? खुलकर कहो, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। देखो सना, तुमने पूरे घर को अपनी मर्जी से डेकोरेट किया। अगर अम्मी वो कमरा रह गया है तो उसे वैसे रहने दो, वो उसमें खुश हैं। तो मैं कौन सा चाहती हूँ कि वो ना खुश हो? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो खुश रहे। देखो, हम इस कोशिश में कभी कभी दूसरों को नाराज कर लेते हैं। खैर, तुम इस बात को छोड़ो, जस्ट कूल डाउन। मैं उनसे बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? ठीक है, फिर हम अगले महीने की पहली तारीख तक शिफ्ट कर जाएंगे। तब तक किनार वाला घर भी खाली हो जाएगा ना? अब पता नहीं क्या होगा, और शायद ये साहब ऑफिस भी बंद करना पड़ जाए।
मंजूर है, अगर इजाज कारोबार से अलग हो गया तो बहुत बुरा होगा। क्या उसने कहा है? वो कहा तो नहीं, मगर मंजूर है, गुफ्तगू में कभी कभी वो बात सबसे ज्यादा तकलीफ दे होती है जो कही न जाए। आदमी आना ना चाहे और कह दे कि मेरी तबीयत खराब है, यानी दूसरा महसूस कर ले। उसने अभी तक मेरे सामने जुबान तो नहीं खोली, मगर आंख नहीं मिलाता। यार ख्वाजा, ये कैसे बीवी के बहकावे में आ गया? तुमने तो ये जंग कभी नहीं हारी। मंजूर है, और मेरी बीवी की तलीम नहीं थी, मगर घर की तरबियत थी। मेरी हैसियत और थी। क्या मतलब? यानी तालीम लड़कियों के लिए बुरी चीज है? नहीं यार मंजूर है, और ये बात नहीं है। अब बंदूक होती है बंदूक, और सिपाही उसके साथ हिफाजत करता है और डाकू उसके साथ कत्ल कर देता है। यानी तुम बूढ़े होने के साथ साथ अब कुछ कुछ अकल को भी हाथ मारने लगे हो। समझ आने की बात है, तुम्हें मेरी बात समझ आ पाई है? चलो ठीक है, मगर यार ये नहीं मुझे अच्छा लग रहा। तुम तो ये भी नहीं कह सकते कि घर छोटा पड़ गया था इसलिए बहू और बेटा अलग हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बच्चा अगर गहरे पानी में तैरने की जिद करे तो उसे इजाजत दे देनी चाहिए, मगर इंसान को ट्यूब लेके किनारे के ऊपर मौजूद रहना चाहिए। माफ करना, गहरा पानी हो या हालात, कभी कभी ऐसी करवट लेते हैं कि किनारे पर मौजूद इंसान सिर्फ डूबने वाले को देखते ही रह जाता है। अब किस्मत की बात अलग है, अब मैं इनको डूबने नहीं दूंगा। और मैंने जिंदगी का समंदर बहरी जहाज पे नहीं तैर के पार किया है। तुमने इजाजत दे दी है? वही जहाज ने मुझे बताया, पूछा नहीं है। आखिरी बात अभी बाकी है। तो हमारी भाभी का क्या कहना है? बहू का कांटा निकालने के लिए वो अपना फूल छोड़ सकती है। पीटीवी अवार्ड 11 जनवरी 2004। 40 साल का सरमाया, सितारों का जगमगाता झुरमट, एक ऐसी शाम जिसे आप बरसों याद रखेंगे। हेड एंड शोल्डर्स ब्लैक 12वां पीटीवी अवार्ड, पहले फन को पीटीवी का खिराज तहसीन, जो आपको याद दिलाएगा माजी के सुरीले चंचल गीत, आज के खिलखिलाते कहकहे और बहुत सी भूली बिसरी बातें। हेड एंड शोल्डर्स ब्लैक 12वां पीटीवी अवार्ड 11 जनवरी 2004 बरोज इतवार रात 9:30 पर जिना कोनन। बेटा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक परे पराए घर को छोड़ के तुम और एजाज अकेले। पापा, जब आपने मेरे नाम के साथ एजाज का नाम लिया है तो आप अकेले कैसे हुए? फिर भी पुत्र, एक परे घर की बड़ी बरकतें होती हैं। बरकतें नहीं, लोगों का एक नजूब इकट्ठा करने से कोई बरकतें नहीं है। जिस घर में डिसिप्लिन ही ना हो वहां पर ब्लेसिंग एक कदम भी नहीं रखती है। पुत्र, वो लोग भी तो उसी घर में रह रहे हैं बड़े आराम से। आराम के साथ? पूछिए आप शबाना से, पूछिए उनके मुलाजमों से। आराम के साथ? बेटा, ये काम तो तेरी माँ का है, दुबई से वापस आएगी तो करेगी। तुमने अपना ये फैसला अपनी माँ को तो नहीं सुनाया? वो तो पहले ही बहुत परेशान है। नहीं, मेरी उनसे इस मौजू पर बात नहीं होती। खुदा जिंदगी दे तेरे मामले को, सारी जिंदगी बीमार नहीं हुआ और अब बेचारा हुआ है तो। पापा, किडनी का मसला बहुत पेचीदा होता है और ये सिर्फ शुगर कंट्रोल ना करने का नतीजा है। आपको याद है लास्ट ही मामू जब आए थे, मैंने उनको कितना इंसिस्ट किया था कि अपनी शुगर कंट्रोल करें, शुगर छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या किया मेरे सामने? सफेद चावलों पर चीनी डालकर, दूध डालकर, मलाई समेत खा गए। अच्छा, तो फिर? मुझे देखकर बोले, देखो कुछ हुआ? तो तेरा मामा बड़ा जिद्दी आदमी।
वैसे एक बात है कि उसकी कामयाबी में उसकी जिद का बड़ा हाथ है। बचपन से जिद करता था दुबई जाने की, और अब देख लो माशाल्लाह पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी का प्रेसिडेंट है दुबई। पापा, तो फिर साबित तो ये हुआ ना कि जिद्दी लोग हमेशा कामयाब होते हैं? नहीं पुत्र, नहीं। इस बात को असूल नहीं बनाया जा सकता, ये तो कभी कभार होता है। तो फिर ठीक है, आप मुझे उस कभी कभार में शामिल कर दें। सुना बेटा, अभी तो चंद रोज बाकी हैं पहली तारीख आने में, और वैसे भी नहर वाले मकान में अभी किराएदार मौजूद है। डोंट वरी पापा, मैंने बात कर ली थी उनसे, वो पहली तारीख से वेकेट कर देंगे। अगर ये बाल स्याह चमकदार हैं तो अपना ख्याल शाम। साहब, आपको हैरान होने का पूरा हक है कि मैं आपसे अचानक मिलने क्यों आ गया। शायद आपको इत्मीनान हो गया होगा। पता नहीं मुझे इत्मीनान हुआ है कि नहीं, लेकिन मैं अभी तक खौफज़दा हूं। आपकी बहन ख्वाजा नियाज की बहू, आपके वालिद ख्वाजा नियाज के जवानी के साथ, ठीक, और आप बिजनेस एडवाइस के लिए मेरे पास। जी, मैं मजबूर होकर आया, मैं यहाँ किसी को जानता नहीं। कमाल है, आप ख्वाजा नियाज और उसकी फैमिली को नहीं जानते? शकील साहब, मैंने ख्वाजा नियाज साहब से बात की थी कि बिजनेस के सिलसिले में मेरी मदद करें। उन्होंने तकरीबन इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है रिश्तेदारी और बिजनेस इकट्ठे नहीं चलते। मेरे साथ भी उनका यही रवैया है। जी, मैं सुन नहीं सका। मैंने अपने आप से बात की है, इसलिए आप सुन नहीं सके। वैसे आपको ये तो मालूम होगा कि मेरा बिजनेस पैसा ना होने की वजह से बंद है, मालूम? जी, मैंने सुना कि पिछले दिनों आपका कुछ पैसा या सारा पैसा अंकल साहब के पास चला गया। वो एक बिजनेस डील थी, लेकिन वो पैसा मेरा है, मेरा। वो पैसा मैं हर सूरत उनसे वापस लूंगा। अगर वो पैसा या उसके बराबर पैसा मैं इन्वेस्ट करूं, तो क्या आप एज ए वर्किंग पार्टनर मेरे साथ काम करेंगे? शकील बेटा, पार्टनरशिप के लिए पार्टनर की माली हैसियत जानना लाजिम नहीं, लेकिन पार्टनर की दिलचस्पी की वजह मालूम करना बहुत जरूरी है। आप तो ख्वाजा नियाज की अजीज हैं, फिर हमसे मिलने क्यों चले आए? मैंने आपको बताया था ना कि उस घर में मेरी बहन पर क्या क्या जुल्म होते रहे हैं या हो रहे हैं। मैं ख्वाजा नियाज की फैमिली को सबक सिखाना चाहता हूँ कि सिर्फ पैसे की वजह से किसी पर जुल्म करना कोई बहादुरी नहीं। शकील बेटा, अभी कोई फैसला ना करना, ये बहुत आसान रास्ते का नक्शा बता रहा है। उस रास्ते पर दुश्मन माइंड बिछा कर जाता है, जिस पर कदम पड़ते ही आप शायद आसान रास्ते की बात कर रही हैं, जबकि मैं शकील को मंजिल का पता दे रहा हूँ। आपको मेरी गुफ्तगू या मेरी शख्सियत से फूलों के बजाय अगर बारूद की बू आ रही हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। माँ बाज़ औक़ात आप भी बहुत जाती कहती है। वो हार्ड कैश की बात कर रहा था। बिजनेस में मुझे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़नी थी, और आप इसीलिए तो बेटा खतरा है। खतरा हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक बात गौर से सुन लो, कोई फैसला करने से पहले मुझसे जरूर बात करना। जी जरूर। शकील को तो मैंने राजी कर लिया था, मगर उसकी मदद। हाँ सुना है, वो तो हैवी मदद चाहिए। खैर है,
ऐसे बच्चे जल्दी रास्ते पे आते हैं। हाँ अच्छा चलो मुझे ख्वाजा नियाज साहब के दफ्तर ड्रॉप कर दो। तो दफ्तर पे हमला करने जा रही हो? हाँ घर तक पहुँच गई। चलो चलो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि वो फोन रेहान की मंगेतर का ही था? मालूम है मुझे। तो फिर अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे बड़ा जरूरी काम है, मैं सिर्फ उसकी खातर खड़ा हूँ। ये भी काम ही है, मैंने तुम्हें बताया था, उसने मुझे नौकरी के लिए फोन किया। मगर हमारे दफ्तर में तो किसी लड़की को मुलाजम रखने का रवाज ही नहीं है। रवाज बदल जाता है वक्त के साथ साथ। इसका मतलब है कि तुमने फैसला कर लिया? कर दिया फैसला मैंने। या वो आ गई? अगर तुम ये सोच के आई हो कि मैं यानी हम तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे तो ये गलत है। हम फैसला खुद सोच कर करते हैं और हमने फैसला कर लिया है। खैर आप अभी से अपना काम शुरू कर दें, मैं इजाज पुत्र से कह दूंगा, वो इसे काम समझा देगा। इनको क्या हुआ है? क्या ये नाराज होकर चले गए? और इसकी आदत ही ऐसी है। अरे मैं इसे कंप्यूटर सेक्शन में काम करना पड़ता है और इसे पता है कि तुम कंप्यूटर से बात हो। अब तुम्हारी ड्यूटी कंप्यूटर सेक्शन में है, समझ गई हो? वो आप और ये दफ्तर है मगर फिर भी मैं सर नहीं हूँ, तुम्हारा अंकल हूँ। अंकल मैं चाहती हूँ कि आपके अकाउंट सेक्शन भी देखूं क्योंकि मैंने स्पेशलाइजेशन किया है अकाउंट्स में। और ठीक है बेटी, मगर आखिरी स्टेटमेंट मेरी मर्जी से ही बनती है। जी अंकल मैं समझती हूँ। चलो ठीक है, मैं इजाज से कह देता हूँ, वो तुम्हें दफ्तर दिखा देगा। चलो ये ले पकड़, और ये है तीसरा दवेज। तूने वैसा ही करना है जैसा मैंने कहा है। मगर बीबी जी आपने शिकायत नहीं की पीर साहब से? मैंने पीर साहब भी बदल दिए हैं। अब मैं उन पीर साहब के पास जाती हूँ जिनका इश्तेहार हर इतवार को अखबार में आता है। तो गारंटी दी उन्होंने। हाँ अगर काम ना हो तो 50,000 रुपया वापस। हाँ बीबी जी आप 50,000 रुपये दे आई हैं तवीज़ों के लिए? देखना चलो वो सना मेरे बच्चे को मुझसे छीन के ले जा रही है। मैं 50,000 तो क्या 50 लाख दे सकती हूँ, 50 करोड़ दे सकती हूँ। बीबी जी मुझे लगता है सना बीबी ने ना ज्यादा अच्छा तवीज़ पिला दिया छोटे साहब जी को। यही बात मैंने की है पीर साहब से। ये जो तवीज़ है ना ये काट है उस तवीज़ की जो सना ने इजाज को पिला दी है। देखना चलो मेरा पुत्र मुझसे दूर चला गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? आप फिक्र ना करें बीबी जी, मैं ये सब कुछ ना छोटे साहब जी को पिला दूंगी और ये वाला जो तवीज़ है ना उनके कोट की आस्तीन में टांग दूंगी। चिन्हो देख अगर तूने मेरा ये काम कर दिया ना तो जहाँ जहाँ तुझे जरूरत पड़ेगी पैसे की मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगी मेरी बेटी। ठीक है बेटी? देख किसी को छुपाना हो, मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से और जांच पिएगा नहीं। देखना सुनो मेरा पुत्र अगर घर से चला गया ना तो मैं क्या करूंगी है? मेरा बेटा पहले है, चोर तो वो अपन है।